नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय उमेश भाई। हाय उमेश भाई। हाय एवरीबॉडी, हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है आप लोगों का साथ और निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की ताकत है। इस वजह से मैं शराब की जहरीली गुण से दूर हूँ। सुखी समाधानी और संतुलित जीवन एक दिन के आधार पर जीने का कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, लगभग 20 साल का अल्कोहलिज्म रह चुका है और शराब की मार ऐसी खाई थी कि जिंदगी के सभी फ्रंट अस्त व्यस्त हो चुके थे। कुछ भी नहीं बचा था। ऑल इन वन फ्रंट डैमेज हो चुका था। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, ये सभी जो चीजें थी पूरी तहस नहस हो चुकी थी। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो मेरी शारीरिक अवस्था बद से बदतर हो चुकी थी। 4-5 दिनों से मैंने नहाया नहीं था। कपड़े बहुत ही गंदे थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बाजू में क्या चल रहा है क्या नहीं। वो मेरा मिसेस जो है वो नागपुर से आई थी और उसने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में लेके गई। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि ये मीटिंग कब खत्म होता है, कब मैं यहाँ से निकलता हूँ और कब मैं शराब पीता हूँ। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ साथी सभासद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उमेश, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो। हम जब यहाँ पर आए थे तो लगभग आप ही की तरह थे और आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे। आज हम शराब से दूर है। कोई बोल रहा था मुझे 10 साल हुए, कोई बोल रहा था मुझे 15 साल हुए, कोई बोल रहा था मुझे 5 साल हुए। और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो देख के मैं अचंभित रह गया और कहीं ना कहीं लगने लगा कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली आना चाहिए। मित्रों, जिस दिन वो मुझे पहला प्यार मिला, वो प्यार मुझे आज भी याद है। जो मेरे पीठ पर हाथ रखा गया और जो स्नेह मुझे दिया, तो आखिरी समय में इस तरह का प्यार मुझे नहीं मिला था। मेरे घर वालों ने भी आखिरी समय में मुझे बहुत ही नफरत की तरफ से देखे थे। बीबी भी मुझे पास नहीं आने देती थी और सब मैं भूल चुका था। कुछ नहीं बचा था। तो मैं ए में आता गया और जैसे जैसे मैं आया यहाँ, तो यहाँ पे मेरा परिचय खुद से करवाया गया। जहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव के बाद जो बीमारी का जो विस्तृत वर्णन यहाँ पे मुझे मीटिंग में मिला, उसके तहत मुझे रियलाइज हुआ कि उमेश, तू जिस जगह पे आया है यहाँ पे तेरा किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है ही नहीं। और मैं ये बीमारी को जानने लगा। थोड़ा समय जरूर लगा और धीरे धीरे मैं ये बीमारी को समझने लगा और फिर मैं अपने आप को मानने लगा कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ और ये मैंने सब किया हूँ। तो मित्रों, जब मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो मुझे आज भी रियलाइज होता है कि मैंने शराबियत की वजह से ये सब ऑल इन वन फ्रंट डैमेज किए हैं। तो जब मैं अपने आप को झांकने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक थे, दादाजी किसान थे, अच्छी खासी खेतीबाड़ी थी, सब कुछ ऑल इज वेल था। चारों तरफ से पैसा भी आ रहा था, घर की आर्थिक ग्रोथ भी अच्छी थी, पिताजी का अच्छा नाम था। मैं भी पढ़ाई में बहुत होशियार था, खेलकूद में भी अच्छा था। हर बार मेरा क्लास में पहला या दूसरा नंबर आता था। और मेरे पिताजी के बहुत सारे सपने थे कि ये बड़ा होके कुछ ना कुछ एक नाम रोशन करेगा और ये आत्मविश्वास मुझ में भी था। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे सबसे पहले हर चीज मुझे पहले चाहिए और कोई मुझसे आगे जाए ये मुझसे जमता नहीं था। और ये मेरा जो स्वभाव था, उस स्वभाव की वजह से मित्रों मैं आगे चल के अल्कोहलिक बना हूंगा, ये मेरी राय है। लेकिन सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा था। लेकिन 1999 में मेरे पिताजी की अचानक मौत हो गई और ये सारा जो दुखों का जो पहाड़ है हमारे परिवार पर टूट गिरा। अब मैं बड़ा होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं अपने परिवार की तरफ ध्यान दूं। लेकिन मित्रों, ये मेरा स्वभाव ही ऐसा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान था। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला था कि ब्रह्मपुरी नाम के शहर में जाने का। अब पिताजी तो रहे नहीं, अब ये मेरी माँ और बच्चे भाई है बाकी, ये सब इधर रहेंगे और मैं उधर जाके खेती बाड़ी भी करूंगा और आगे चल के अपनी पढ़ाई भी करूंगा। तो मैं ब्रह्मपुरी आया
और ये सब चीजों की तरफ ध्यान देने लगा। एक तरफ पढ़ाई थी, एक तरफ घरगुती काम थे, सब कुछ मैं संभाल रहा था। कुछ साल तक मैंने अच्छे से मैनेज किया, लेकिन एक शादी समारोह में मैंने शराब पिया। उस समय मुझे नहीं लगा था कि मैं आगे चल के शराबी बनूं, और वो शराब का जो आनंद मिला, वो आनंद मुझे बार बार मिलना चाहिए, इसलिए मैं मौके तरसता गया। और ये मौके ये समाज ने मुझे मुहैया कराए। किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, या फिर किसी का रिजल्ट है, या ट्रैवलिंग पे हम जाते थे, पिकनिक वगैरह वगैरह, तो उस जगह पे मैं शराब पिया करता था। तो शुरुआत के दिनों में काफी अच्छी शराब पिया करते थे, लेकिन मुझे घर से बहुत सारा पैसा मिलता था, और पैसों के वजह से मेरी जो संगत थी उन लोगों के साथ में आ गई थी जिन लोगों के साथ मुझे नहीं बैठना चाहिए था। और जो आकर्षण बोला गया है, तो ये दुनिया का जो आकर्षण था, जो फिल्मी दुनिया में जो बार कैफे पब वगैरह दिखाते हैं, जो बाहर की रोशनाई वगैरह थी, वो बार बालाएं थी, ये सब मुझे अपने तरफ आकर्षित करने लगी। और जहाँ पे मुझे नहीं बैठना चाहिए था, मैं वहां पे ही चला गया। और वहां पे जाने के बाद ये शराब का प्रोग्रेशन मेरे अंदर होता गया। लेकिन मैं एक तरफ अपनी जो पढ़ाई थी वो भी अच्छे से मैं करता रहा। शुरुआत के समय में मैंने ये सभी चीजें अच्छी किया, लेकिन मित्रों, आखिरी के समय में ये मेरे बस में नहीं था। मुझे अच्छी नौकरियां मिली, वो नौकरियां भी मैं ढंग से नहीं चला सका। कई जगहों से मुझे निकाला गया। मैं बताना चाहूंगा, 4 मुझे नौकरी मिली, 2 गवर्नमेंट जॉब थी और 2 प्राइवेट जॉब थी, लेकिन अच्छी तनख्वाह वाली थी। तो 2 जगह पे मैंने खुद रिजाइन किया, और 2 जगह पे उन्होंने मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया। लेकिन मैं अपने आप को शराबी नहीं मानता था। शराब की वजह से ये सब हुआ, ये मैं ऐसा कभी नहीं सोचता था। मैं हमेशा सोचता था कि ये सामने वाला मेरे समान आदमी नहीं है। हाँ, जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे लायक का है ही नहीं। और देखो मित्रों, फिर वहां से निराश होकर मैंने खुद का ही अपना व्यवसाय चालू किया। अपने ट्यूशन क्लासेस चालू किया। नागपुर में मैं लगभग अपनी जिंदगी के 15-16 साल गुजारा था। तो वहां पे अच्छी आमदनी आती थी। शादी हो गई। शुरुआती दिनों में मैंने सब अच्छा मैनेज किया। अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना था। डॉक्टर, एमआर, इंजीनियर, वकील, इन लोगों के साथ कुछ अच्छे व्यवसायिक लोग, ये भी मेरे मित्र हुआ करते थे। उन लोगों के साथ शाम को अच्छे लॉन्ग ड्राइव पे जाना, अच्छे पब में बैठना, अच्छे बार में बैठना, अच्छी शराब पीना। लेकिन जैसे जैसा मेरा शराब का ये प्रोग्रेशन बढ़ते गया, वैसे वैसे मेरे मित्र जो है वो घटते गए। पहले वो डॉक्टर चला गया, वो फिर वकील चला गया, उसको लगा कि नहीं, ये उमेश के साथ बैठना बेकार। फिर उसके बाद जो अध्यापक था वो भी चला गया। फिर बचा वो व्यवसायिक था। अब वो व्यवसायिक की मेरे साथ उसने काफी दिन तक हम दोनों ने शराब पी। लेकिन मैं फिर उसके व्यवसाय में जाके शराब पीने लगा, उसके दुकान में जाके बैठना, उसके दुकान में ही शराब पीना, तो उसको कहीं ना कहीं लगने लगा कि इसका असर मेरे व्यवसाय क्षेत्र पे पड़ रहा है। तो आखिरी के समय में उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मैं अकेला पड़ गया, और अकेलापन ये मेरे ऊपर हावी होने लगा। और ये अकेलेपन में मेरा सहारा जो थी वो सिर्फ शराब बनी थी। मैं शराब में इतना डूब चुका था कि मेरा जो व्यवसाय है उसकी तरफ मैं ध्यान देना भूल गया था। मेरा जो परिवार है उसकी तरफ ध्यान देना भूल गया था। तो मेरी एक बच्ची है, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, ये सब चीजें मैं पूरी तरह से भूल गया था। बीबी है, सास ससुर है, मेरी माँ है, मेरे भाई है, ये सब चीजों का मुझे कोई ध्यान नहीं था। मैं सिर्फ अपनी दुनिया में जी रहा था, और कहीं पे भी बैठे रहना, गुमनाम जिंदगी जीना। तो मित्रों, फिर ये शराब का प्रोग्रेशन इस कदर हुआ कि मेरे सभी स्तर पर इसका परिणाम होने लगा। तो मैं अपने आप को संवारने की भी कोशिश करता था। ऐसा नहीं कि शराबियत के जमाने में मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस माहौल की वजह से मेरे अंदर ये शराब का प्रोग्रेशन बढ़ रहा है। शराब के वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है, मैं इन लोगों में रहूंगा तो मैं शराब से दूर नहीं रह सकता। तो मुझे वातावरण जो है ये चेंज करना चाहिए। फिर मित्रों, मैं दूसरी जगह गया, जगह बदल के देख। मैं राजस्थान गया। वहां पे भी मैं एक अच्छी नामचीन स्कूल में लगा। अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह थी। अब वहां पे तो कोई लोग मुझे नहीं जानता था। अब मुझे वहां पे शराब को रोकना चाहिए था। लेकिन मित्रों, एक समारंभ में 2 महीने के बाद वहां पे भी मैंने शराब पी के मेरे अंदर का जो शराबियतपन है, मैंने वो राजस्थान में भी दिखा दिया। ये महाराष्ट्र के जो गुल थे, मैंने वो राजस्थान में भी खिला दिया। मैं स्कूल कैंपस से लगभग पूरा एक दिन
फुटपाथ पे सोया था राजस्थान में। और स्कूल मैनेजमेंट को जब पता चला कि ये जो सर है जिसको हमने नागपुर से बुलाए, ये तो पूरे अल्कोहलिक है। फिर भी देखो मित्रों कि उन्होंने मुझे पहली दफा निकाले नहीं। कुछ उन्होंने मुझे इंस्टीमेशन दिए और बोले कि आप बहुत अच्छे सर हो, आपका एकेडमिक रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी काफी प्रभावित है, तो आप ये जो करते हो इसे सीमित मात्रा में कीजिए या अपने कॉटेज के अंदर कीजिए, आपको कोई मना नहीं। लेकिन आप इस कदर जो शराब पी के जो भीलवाड़े की जो गले है, जो मोहल्ले है जहाँ पे आप पड़े थे, उस तरह से आप शराब मत पीजिए। देखो मित्रों, इतना कुछ होने के बावजूद वहां पे भी मैं शराब को नहीं रोक सका। और फिर वो समय आ गया कि मुझे वहां से निकाल के धक्के देके निकाला गया। और जब मैं वहां से अपना सैलरी और पूरा पैकेज लेके आया, तो देखो रास्ते में मैंने सोचा कि घर जाने के पहले अब मुझे थोड़ी शराब पीना चाहिए, क्योंकि घर वालों को बताऊंगा क्या। तो मैं डरा हुआ था। तो जब भी मेरे अंदर डर की भावना आती थी तो मैं पहले शराब पिया करता। तो मैंने एक जगह से शराब खरीदा, शराब पिया, बहुत शराब पिया। और जिस बैग में मेरे कपड़े थे, दो मोबाइल थे और साथ में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जिन डॉक्यूमेंट्स पे मुझे बहुत घमंड था कि मैं 2 सब्जेक्ट में पीजी हूँ, पीएचडी में नंबर लगा है, अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, मैं किसी भी जगह पे नौकरी कर सकता हूँ। तो मैंने जब शराब पिया तो मैं पूरी तरह से फुटपाथ पे लोटपोट हो गया। मैं सो गया और तकरीबन रात के 12 बजे मेरा नींद खुला। तो मैंने जब अपने आप को पाया कि मैं फुटपाथ पे लेटा हुआ हूँ, मेरे पैर में एक चप्पल है, दूसरी चप्पल का पता नहीं, आजू बाजू में बैग देखा, बैग का पता नहीं, जेब में ठंडोल के देखा तो मेरा पर्स गायब है, ऊपर का जेब में देखा तो मेरे मोबाइल गायब है, कुछ भी नहीं बचा था। इस हालत में मैं आ गया था कि घर जाने के लिए ऑटो रिक्शे का जो भाड़ा है वो मुझे दूसरों के तरफ से भीख मांगना पड़ा। कैसे तैसे मैं घर गया। और जब घर जाने के बाद ये जो पूरी पिक्चर मेरे बीबी के सामने आ गई, और जैसे ही बीबी को मालूम हुआ कि ये मैंने जो कारनामे किया, मेरा बैग गया, मेरा मोबाइल गया, मेरा डॉक्यूमेंट्स गया, मेरा नौकरी गया, तो बहुत जम के हम दोनों के बीच लड़ाई हुई। और फिर मित्रों मेरे साले ने भी मेरे से गाली गलौज किया। जहाँ पे मैं रहता था वो पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने भी बहुत भला बुरा कहा, और उन्होंने ये तक कहा कि कैसे तुम इस आदमी के साथ जिंदगी करते हो। मेरे सास ने, ससुर ने मेरे बीबी को उस समय राय दी थी कि तू इसको छोड़ दे, हम तेरा शादी दूसरी जगह कर देंगे। और मित्रों मैं उस घर से बेदखल हुआ। मेरा खुद के बीबी ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया। और मैं हताश होके मैं जब अपने घर गया, अपनी माँ के पास गया, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ दिन संभाला। लेकिन मैं वहां पे भी शराब पीता गया और मुझे उसे ये लगने लगा कि अब ये यहाँ पे आया तो ये शराब की वजह से हमारी जो इज्जत है, इबरत है, ये खराब कर देगा। मेरे भाई अच्छी खासी पोस्ट पे थे। अब वो भी चाहते थे कि मैं वहां ना रहूं, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। तो माँ को भी बहुत बुरा लगता था। मैं कुछ 15 दिन मैं माँ के पास रहा। और फिर माँ को ये जैसे रियलाइज हुआ कि ये सुधर नहीं सकता, तो माँ ने मुझे ब्रह्मपुरी नाम के शहर में लाके पटक दिया। एक भाड़े का रूम करके दिया और उन्होंने कहा कि हम महीने के पैसे तुझे देंगे, तुझे क्या करना है तू डिसाइड कर। अब उन पैसों से तुझे शराब पीना है या तुझे अपना व्यवसाय चालू करना है, ये तू कर। अब मित्रों मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे रूम बोला, महीने के पैसे बोले, अब तो इससे अच्छा एटमॉस्फेयर मेरे लिए हो ही नहीं सकता कि मैं फिर पूरी तरह से आजाद हो चुका था शराब पीने के लिए। अब तो मैं शराब कभी भी अपनी मन की इच्छा अनुसार पी सकता हूँ। तो मित्रों मैं ब्रह्मपुरी आया। लेकिन देखो जब मैं ब्रह्मपुरी आया तो ये अकेलापन मेरे को खाने लगा। ये जो जैसे रात होती थी तो ये जो घर की जो दीवारें थी, वो दीवारों को देख के मैं डरने लगा था। मैं बहुत ही शराब में डूब गया था। कभी कभी त्योहारों के मौके पे मुझे मेरे परिवार की याद आती थी। मैं बहुत भावनिक हुआ करता था, मैं रोता था। मैं आईने के सामने जाके अपने आप से बात करता था
मैंने इतने सब फ्रंट डैमेज कर दिया था कि मेरे अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मेरा परिवार मुझसे मिल सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखता था, क्या वो ये वही उमेश है जिसको दुनिया सर, प्रोफेसर के नाम से जानते थे? आज मेरी हालत क्या हुई है? मैं रोता था, गिड़गिड़ाता था, मैं भगवान से मदद मांगता था, हे भगवान कहाँ है तू? मेरा मदद कर, मैं इसे निकलना चाहता हूँ, मेरे परिवार को मिला दे। लेकिन मित्रों, भगवान ने कभी नहीं सुना था उस समय मेरी। मुझे नहीं लगता था कि मैं सुधर सकता हूँ। और फिर वो निराशा मेरे अंदर दिख जाती थी और फिर मुझे लगने लगता था कि अब मैं नहीं बच सकता। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं बचा सकती। और उस समय मैं हार जाता था और मैंने सोचने लगता था कि अब शराब के साथ जीना है और शराब के साथ मरना है। तो आखिरी के समय में मैं असह्य हो चुका था और उस वजह से शराब की दलदल में इतना फंस गया था कि मेरी शारीरिक अवस्था बद से बदतर हो चुकी थी। एक अच्छा खासा पर्सनालिटी वाला इंसान पूरा खंगर चुका था। हालत बद से बदतर हो चुकी थी। लगभग वजन जो है 42 या 45 किलो का हो चुका था। हाथ पैर बारीक हो चुके थे, चेहरे पे सूजन हुआ करती थी। रात को नींद के लिए मुझे शराब पीना पड़ता था, 2 निवाले खाने के लिए शराब पीना पड़ता। तो देखो, फिर माँ को पता चलता था, नहीं मेरा बेटे का हालत बहुत खराब हो गया। लोग बोलते थे जल्दी से आओ, इसको देखो, इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसको थोड़ा इसकी तरफ ध्यान रखो, ये मर जाएगा। जैसे ही माँ को मालूम होता था वो आमगांव से आती थी और आमगांव से आने के बाद वो सोचती थी कि नहीं मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, मैं यहाँ पे कुछ दिन रहूंगी, इसको कुछ अच्छा खाना खिलाऊंगी, इसके ऊपर अच्छी ट्रीटमेंट करूंगी, ये शायद फिर से सुधर जाए। माँ अच्छा खाना बनाती थी, कई तरह के अच्छे अच्छे डिशेस बनाती थी। हाँ, सोचती थी कि मेरा बेटा खाएगा। लेकिन मेरे मुंह का स्वाद तो बदल चुका था। जो माँ प्यार से बनाती थी वो सब चीजों को मैं ऐसा फेंक देता था, मैं नहीं खा सकता था। क्या वो चीजें मुझे पसंद नहीं थी? वो सब चीजें मुझे पसंद थी। एक जमाने में माँ के हाथ का बहुत चाव से खाता था। लेकिन आखिरी के समय में मेरी ऐसी डिपेंडेंसी बन चुकी थी कि 2 निवाले खाने के लिए भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। मैं माँ को बहुत भला बुरा कह देता था, माँ बहुत नाराज हो जाती थी और माँ फिर असह्य होके वहां से चली जाती थी। फिर से मेरी जिंदगी में वो अकेलापन हावी हो जाता था। तो मित्रों, मैं अपने आप को संवारने के लिए बहुत कोशिश किया, अपने इच्छा के अनुसार शराब को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं हमेशा विफल हो गया। मैं काम धंधे करने की कोशिश करने लगा, लेकिन काम धंधा भी मैं कुछ भी नहीं कर कर सकता था। तो इस तरह से सब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। तो मेरे जिंदगी में कभी चमत्कार होगा इस तरह की आश कभी नहीं थी। तो जैसे जैसे शराबियतपन बढ़ रहा था, जिसका मुझे आभास हो चुका था कि शराब मेरी समस्या बनी है। मेरे पहले तो मेरे बीबी को ये समझ में आया था कि एक अच्छा भला खासा इंसान, जो महीने का 40-50 हजार रुपए कमाने वाला इंसान शराब की दलदल में ऐसा फंस गया, जिस वजह से इसका जॉब चला गया, जिस वजह से ये अपनी तरफ ध्यान नहीं देता। इसके अच्छे खासे जो दोस्त है, उन सब दोस्तों ने इसको छोड़ दिया। ये रूम का जो भाड़ा है वो भाड़ा बराबर देता नहीं। घर की जो चीजें है, जरूरत की चीजें है, किराना है, सामान है, उन सामानों की तरफ ध्यान नहीं देता। बच्ची को जो पढ़ाना है, बच्ची के साथ जो प्यार देना है, बच्ची के साथ जो खेलना है, बाकी जो लोग अपने बच्चों के साथ जो समय गुजारते हैं, वो सब नहीं कर पा रहा है। तो बीबी ने समझा कि नहीं, इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब फिर उसने मुझे सुधारने के लिए आबा बाबा, होम हवन, इन सब चीजें सब जगह पे लेके गई। कई बार तो नागपुर के बाहर लेके गई, अलग अलग राज्य में। हम मध्य प्रदेश गए, हम छिंदवाड़ा गए, हम यहाँ तक कि गोंदिया जिले में गए, एक बार चंद्रपुर में गए। यहाँ पे जो भी दवाइयाँ मिलती थी शराब से दूर रहने के लिए, बीबी डायरेक्टली खिलाती थी या फिर कभी खाने में खिलाती थी। हाँ, एक बार तो एक महाराज ने बोला कि इसे काल सर्प नाम का दोष है, जिसे पुनर्जन्म का पाप कहते हैं। अगर इसे सुधरना है, इसके जिंदगी में अगर आप चमत्कार की गुंजाइश करते होंगे, तो ये काल सर्प और जो ये पुनर्जन्म का जो पाप है, जिस वजह से ये शराब पी रहा है, तो इसका जो पूजा है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करना होगा। तो देखो मित्रों,
वहां पे जाने के लिए भी मेरा परिवार तैयार हुआ और उस तरह से ही हम उन्हें सब विधि पूरी की, लेकिन हमारे हाथ में अच्छा परिणाम नहीं आया। कुछ दिनों तक शराब रुकी रहती थी, फिर से शुरू हो जाती थी। तो तकरीबन लाख या 1.5 लाख रुपए हमने शराब के ऊपर खर्च यानी शराब रोकने के लिए खर्च किए, लेकिन हमारा समाधान कहीं नहीं हुआ। और फिर तो सभी ने हाथ टेक दिए थे। जैसे कि मैंने बताया, फिर आखिरी अवस्था में जब मैं ये में आया तो किसी को भी कुछ भी विश्वास नहीं था। मैंने सब विश्वास की धज्जियां उड़ा दिया था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जब ये बीमारी से मेरा परिचय हुआ और यहाँ पे जो मुझे प्रोग्राम दिया गया था वन डे एट अ टाइम के तहत, मैं रुकने लगा। और जैसे जैसे मैं रुकने लगा तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं घर खोया हुआ शराबी था। मेरे पास घर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ घर की 4 दीवारें थी। उस 4 दीवारी में कोई परिवार नहीं था। बीवी को एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जा रहा है, लेकिन मित्रों उसे यकीन नहीं था कि मैं सुधर सकता हूँ। लेकिन वो हर बार मेरा अपडेट लेती रहती थी। जैसे ही उसको विश्वास हुआ कि ये शराब से दूर है, तो वो सीधा नागपुर से सीधा नागपुर से ब्रह्मपुरी आई। ब्रह्मपुरी में आई, उसने पहले देखा कि मैं वाकई में शराब से दूर हूँ क्या, वाकई में मैं अपने काम धंधे व्यवस्थित कर रहा हूँ क्या। और जब इस बात की स्वीकृति उसको मिली, उसने जब देखा, तब उसने अपना पूरा सामान मेरी बेटी के साथ वो नागपुर रहने के लिए। तो देखो मित्रों, अब ये जो चमत्कार की जो भाषा बोलते हैं कि मिरेकल हैपेंड इन अल्कोहलिक एनोनिमस, तो बीबी आई यानी मेरे जिंदगी में खुशियां आई, मेरे जिंदगी में चमत्कार हुआ। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानने लगा कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से शराब से दूर हूँ और अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से मेरा जो परिवार है वो मुझे मिला। तो देखो मित्रों, परिवार मिला यानी ये चमत्कार हुआ ऐसी बात नहीं थी। हम शराब से अगर दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जिंदगी में जो बदलाव होते हैं उस वजह से हमारी जो पारिवारिक स्थिति है वो तो सुधरना लाजमी है। यकीनन उसमें बदलाव होना जरूरी है। तो बीबी आई, लेकिन जैसे ही बीबी आई, अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल जो पिक्चर है यहाँ पे शुरू होती है कि जब बीबी आई तो बहुत सारी समस्याएं लेके आई। समस्याएं क्या थी कि जो मैंने अपने शराबियतपन में कर्जों का पहाड़ किया था, बहुत सारे लोगों की तरफ से मैंने कर्जा लिया था। शराब पीने के लिए ब्याज से पैसे लेना, विविध गट से पैसे लेना, लोन फाइनेंस से पैसे लेना, और मैं तो ये सब चीजें भूल गया था। मैं तो ये में आके शराब से दूर हूँ, मुझे तो पिछला कुछ भी याद नहीं था। और जो याद है तो मैं उसे याद नहीं करना चाहता था, और याद भी आता है तो अब नहीं दिए तो क्या होता है, ये भी धारणाएं मेरी थी, क्योंकि मैं अलग टाइप का शराबी था ना। तो वो बीबी ने मुझे सीधा सीधा कह दिया कि जो तुमने जो कर्जे किए है वो कर्जे का हमें किस्त के स्वरूप एक इंस्टॉलमेंट बनाना पड़ेगा। उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमको लोगों का जो बकाया है वो देना पड़ेगा। देखो मित्रों, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने आया। मैंने बोला ये बात सही है तुम्हारी, मुझे उन लोगों के पैसे देना चाहिए। मुझे ये में भी यही सिखाया गया है, लेकिन मैं बहुत शहाना था। मैं बोलता था कि उसका सही समय आने के बाद ही देना है, अभी नहीं देना है। हमारा जो कंपनसेशन है वो तो बहुत लंबा कदम है। हाँ, तो बीबी मुझे समझाती रही, अरे बाकी दुनिया कदमों को नहीं जानती, तुम ये में जा रहे हो क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, अगर उनके पैसे नहीं दिएंगे तो ये पैसों का जो पहाड़ है वो बढ़ता रहेगा। ये जो ब्याज है ना, ये ब्याज के ऊपर ब्याज होता रहेगा। मैं लेकिन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगने लगा था, वाकई वाकई में मैं बहुत डर गया। मैं ये में था लेकिन डर गया था। मुझे लगने लगा कि मैं अभी अभी ये में आया, 5-6 महीने से मैं शराब नहीं पिया, मैं सोबर हूँ। अभी अभी मैंने अपना काम चालू किया। महीने का 10,000 रुपए अगर मैं इसको ईएमआई के तौर पे अगर मैं दूंगा
तो मैं अपनी जो जरूरतें है, मेरी परिवार की जो जरूरतें है, रूम का भाड़ा हो गया, मेरे बच्ची का एजुकेशन हो गया, या फिर बीच में आए हुए हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, तो ये सब खर्चा मैं चलाऊंगा कैसे? ये सब खर्चा मैं चलाऊंगा कैसे, ये डर गया। और उस समय मैं बहुत ही उस यानी उस शराब की तरफ आकर्षित हुआ था। तो मित्रों, भगवान के ऊपर मैं अपना जो पूरा विश्वास है, वो पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था। मैंने एक का जो प्रोग्राम है, खाली सिर्फ यानी शराब के मामले में लिया था। लेकिन मेरे अंदर जो ड्रॉबैक्स है, वो निकालने के लिए, या जो गैप कम्युनिकेशन स्किल जो थी हमारे अंदर दोनों में, जो जो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा था, उस वजह से मित्रों मैं उसका अलग अर्थ पकड़ा। और उस समय 6 महीने के बाद मैं रिलैप्स। देखो, मेरे जिंदगी में ज्यादा रिलैप्स नहीं आया। वो एक ही खाली ऐसा सबक था मेरे जैसे शराबियों को सीखने के लिए, कि तू अपनी इच्छा मत चला, भगवान की इच्छा चलने दे। और जो ग्रुप कॉन्शियस जो हमें अभी बताया गया है, वो ग्रुप कॉन्शियस की जो शुरुआत है, वो घर से होना चाहिए। और वो जो मामला था, उससे डर गया, मेरे हाथ में शराब आया, 3 दिन तक मैंने शराब पिया। लेकिन मित्रों, जब एक सभासद ने बोला कि देखो, जितने जल्दी तुझे तेरे ऊपर ए में चमत्कार हुआ है, इसे ए में चमत्कार हुआ है, तेरा बीबी आया, तेरा काम धंधा चालू हुआ, ये सब चीजें तुझसे दूर जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगी, इसलिए तू प्रोग्राम पे काम कर। और यकीन मानो मित्रों, उस दिन मैं रात भर नहीं सोया। और उस दिन के बाद जब मैं सवेरे उठा, तो मित्रों मैंने पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ भगवान से मदद मांगी। मैं दिन भर अल्कोहलिक एनोनिमस की जो प्रेयर दिया है, उस प्रेयर का सहारा लेने लगा, कि मैं पूरी तरह से दोनों चंगुल में फंस चुका था। महीने का 10,000 देना है, शराब से दूर रहना है, घर चलाना है। अब मैं ये इतनी बड़ी समस्या से कैसे बाहर निकलूं? मैं भगवान से मदद मांगता गया। और देखो कि भगवान ने मेरे लिए वो काम किया, इसकी मुझे गुंजाइश नहीं थी। अगर मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अगर इस प्रोग्राम पे चलता हूं, तो भगवान मेरे जिंदगी में चमत्कार करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उस दिन का मित्रों मुझे एहसास हुआ। उस दिन मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बैठा था, मेरा नया नया कारोबार था। और देखो, रिलैप्स होने के बाद पहला दिन जो था मेरा सोब्रिटी, वो पहले दिन में इतने फोन कॉल आए मुझे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। मैंने किसी प्रकार का एडवर्टाइज में खर्च नहीं किया था कि मेरा अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलेगा, उसका भी ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं था। तो उस दिन मालूम नहीं कहां से कृपा हुई, बहुत सारे फोन कॉल आए, कई लोगों ने एडमिशन किए। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं वो फॉर्म फिलअप करके उनके एडमिशन लिया। एक जन ने मुझे होम ट्यूशन का ऑफर किए। अब मैं जब शाम को मैं देखा, तो तकरीबन मेरे जेब में 70 या 80 हजार रुपए कैश जमा हो गए थे। और जो ट्यूशन क्लासेस मिली थी, तकरीबन 3-4 लाख रुपए की ट्यूशन क्लासेस थी। होम ट्यूशन भी अच्छी मिली थी, जिससे मैं महीने का जो इंस्टॉलमेंट है, वो भी मैं भर सकता था। यानी मैंने क्या किया, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं किया था। अगर मैंने वो अपना रिलैक्सेशन एक दिन ये यानी डाला होता, वन डे एट ए टाइम के तहत, कि नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मित्रों उस समय मैं रिलैप्स नहीं हुआ रहता, मेरा सभी समस्या का समाधान हुआ रहता। वो बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उस दिन की प्रचिति मुझे हुई। और उस दिन देखो मित्रों, उस दिन से मैंने जो बीवी की जो बात थी 10,000, वो 10,000 रुपए पूरी ईमानदारी के साथ उसको देना चालू किया। महीने की 1 तारीख आने के पहले, 20 तारीख के पहले ही मेरे पास वो 10,000 रुपए का इंतजाम जो था, होता चला गया। मेरा घर का जो भी खर्चा है, वो भी अच्छी तरह से होता गया। मेरी बेटी के एजुकेशनल जो भी जरूरतें है, वो भी अच्छी तरह से होती गई। मेरा ये में जो इन्वायरमेंट है, एक ही मीटिंग्स है, चाहे फिर कहीं जाके यानी वर्कशॉप है या कन्वेंशन है, हर जगह पे मैं जाता था। वो सब कुछ अच्छा होता गया वहां से।
उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, फिर एक एपिडेमिक आया, कोविड। फिर कोविड जैसे ही आया तो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरह से बंद गिर गए। फिर से मुझे ये डर सताने लगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम की वजह से मैंने जो स्वावलंबन का जो प्रोग्राम दिया गया था, वो स्वावलंबन का प्रोग्राम मैंने अपनी जिंदगी में लागू किया था। मेरा कुछ अच्छा सेविंग था, मैंने अच्छा सेविंग किया था। वो सेविंग के वजह से वो शुरुआती कोविड के दिनों में हमें काफी मदद मिली। हम अपने घर से ही मित्रों सब यानी मैं ऑपरेट करता रहा, मेरा क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन क्लासेस जैसे हमारी अभी मीटिंग्स हो रही, उसी तरह से मैं ऑपरेट करता रहा। और वो कोविड में हमारा जो बीबी के साथ रिलेशन जो था वो काफी अच्छा सुधरा। हम बातें करने लगे, बेटी के साथ मैं टाइम स्पेंड करने लगा। और फिर बताना चाहूंगा कि मैं अपना होम ट्यूशन पे फोकस किया, वो सब अच्छा हुआ। फिर टेस्ट सीरीज पे फोकस किया, व्यवसायिक क्षेत्र में मैं वो बुलंदियां हासिल करने लगा। तो देखो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जैसे एक अल्कोहलिक व्यक्ति पे भगवान किस कदर चमत्कार करता है। कि मैंने पहले ही बोला है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सब कुछ तो वो चोर ने चोर के लेके गया। लेकिन मेरे पास जो मेरा विवेक बचा था, मेरी बुद्धिमत्ता जो बची थी, वो किसी ने चोर के नहीं लेके गया था। वो खाली अल्कोहलिक एनोनिमस ने वो मेरा विवेक जागृत करके दिया, जिस वजह से मैं एक सक्सेसफुल एक अपनी ट्यूशन क्लासेस चला रहा हूँ। मेरे परिवार की जो भी जिम्मेदारी है वो ट्यूशन क्लासेस के बलबूते पे मैं आसानी से उठा रहा हूँ। सब कुछ अच्छा है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि मेरे जो पारिवारिक संबंध, अब भाइयों के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे मामा मौसी, बड़े पिताजी, कई लोगों के बारे में बहुत सारी घृणाएं थी मेरे। बहुत मैं नफरत करता था, क्योंकि उन्होंने मेरे शराब पीने के समय में मुझे बहुत भला बुरा कहा था। और अब मैं शराब से दूर होने के बाद मुझे लगता था कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो फिर से और कुछ बोल ना दे, तो मैं उनको टालता रहा मित्रों। लेकिन मुझे एक सभासद ने बोला कि चैरिटी बिगिन एट होम। मद्य मुक्तता की जो शुरुआत है घर से होती है। कि हमें सिर्फ अपना ही घर नहीं, बाकी भी देखना है। जहाँ पे हमारे पारिवारिक जो रिश्ते खराब हुए हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। तो अब ये पारिवारिक रिश्ते हैं, हमें उनके साथ अच्छे करने होंगे। अगर जब हम उनके साथ अपने पारिवारिक रिश्ते अच्छे करते हैं, तो वो हमारे लिए मदद के दरवाजे खोलते हैं। तो मित्रों, मैंने जो मेरे रिलेशन है, वो रिलेशन सुधारने के लिए बहुत अथक प्रयास किया। मैं पूरी नम्रता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मेरा जो बर्ताव है, वो बर्ताव मैंने उन लोगों के साथ किया मित्रों, और जिसके अच्छे परिणाम आए। मेरे भाइयों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हुए, मेरी माँ के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हुए। मेरी उम्मीदें है, ये उम्मीद जो है मेरी माँ, यानी नई नई तरह की उम्मीदें वो करने लगी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम ने मेरे परिवार की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को जिंदा रखा। अब कहीं ना कहीं उनको आशा है कि ये अभी सही रास्ते पे है, तो हम सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। ये चमत्कार नहीं तो क्या, इसे तो मैं चमत्कार ही कहूंगा ना। एक समय तो ऐसा था कि मैं टोटल गॉन केस बन चुका था। ये कब मरता है, जितना जल्दी मरेगा उतना अच्छा हूं। लेकिन आज वो मुझे एक अच्छा नागरिक, अच्छा पिता, अच्छे पति इस हैसियत से जानते हैं। मेरी माँ को तो काफी कुछ उम्मीदें है मेरे से। अब ये वो उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म होगी। वो बोलती है हमेशा कि ये है तो जरूर कुछ अच्छा होगा, ये बाकी भाइयों की तरफ अच्छा ध्यान रखेगा। बीच में कुछ कठिनाई या जरूर है मेरे एक भाई के साथ, मेरे सोबराइटी में भी थोड़ी दो दो बातें हुई। लेकिन ये प्रोग्राम था, जिस वजह से मैंने उसको बोला कि मेरे घर के दरवाजे सदैव तेरे लिए खुले हैं। और मैंने बहुत ईमानदारी से, नम्रता के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाया। प्रॉपर्टी के मामले में हुआ था, अगर मैं शराबी रहता, अगर वो प्रॉपर्टी अगर मेरे हाथ में आई रहती तो क्या वो आज तक होती? नहीं होती ना। तो वो तो मैं, यानी वो उसने ले लिया, इस वजह से तो वो बची हुई है। तो मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना और सब दे दिया। तो देखो मित्रों, उसको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि वो बोलता है कि मेरे भाई ने ये सब कुछ किया। हाँ, वो बड़ा बन के यानी उसने मेरी मदद की।
तो मित्रों वो भी आज कंधे से कंधा मिला के मेरे जो भी सुख दुख है उसमें मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये जो चमत्कार नहीं तो क्या है। अब शारीरिक अवस्था की बात करूंगा, मैं तो 3.5 साल पहले ही मर चुका था अगर ये ना होता तो 3.5 साल पहले मरने वाला इंसान आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आके एक फिर से एक अच्छी खासी खासी पर्सनालिटी के साथ खड़ा है। आज पूरे कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ, जो दिल की गहराई से आज आपसे बात कर रहा है। नहीं तो मेरी मेरी औकात नहीं थी। भाई जिस समय अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो मेरे कंधे ऐसे झुके हुए थे, शर्म के मारे मैं किसी से नजर नहीं मिला सकता था। लेकिन आज मैं नजर मिला सकता हूँ, आज मैं बात कर सकता हूँ, आज मेरी हालत अच्छी है, आज 2 समय मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ। हाँ, आज मैं समाज का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी अच्छे इंसान हो, उनसे बात कर सकता हूँ। मेरा जिंदगी मेरे परिवार के काम नहीं आता, तो मेरा जिंदगी मेरे बाकी जो समाज के स्रोत है उनके काम आता है। मैं आज ही बताना चाहूंगा कि मैं अपने ग्रुप में एक चेयरमैन हूँ। अब चेयरमैन हूँ तो मित्रों मैं वहां पे अधिकार नहीं लगाता। जो भी अल्कोहलिक एनोनिमस का ट्रेडिशन के हिसाब से, सर्विस मैनुअल के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, लेकिन मैं नहीं डरता। कुछ साथी सभासद है मेरे जो ये काम में मेरी हमेशा मदद करते हैं। तो आज हमने एक पीआई वर्क लिए, यानी एक जन जागरण सभा रखे। तो मैंने एक कॉलेज में हमने प्रोग्राम रखे, जहाँ पे महाविद्यालयीन जो स्टूडेंट थे उनके सामने ये प्रोग्राम रखे। प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि जो बच्चे हैं अभी वो ऐसी जगह पे खड़े हैं कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कि उनके हाथ में शराब ना आए, या दूसरी बात अगर उनके जिंदगी में शराब आती है तो शराब का प्रोग्रेशन ना हो, और प्रोग्रेशन होता है तो उनको याद रहे कि मैं कुछ साल पहले ऐसे ऐसे संगठन में गया था, जिसे आसानी से मदद मिलती। दूसरी बात थी कि जो भी यानी स्टूडेंट है, अगर उनके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में अगर कोई शराबी है तो वो उनकी मदद कर सकते हैं। और एक बात है, अगर उनके पेरेंट्स ही शराबी है तो कभी कभी बात ऐसी आती है कि पेरेंट्स बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं करते, जिस वजह से बच्चे एग्रेसिव होते हैं, और फिर दोनों के बीचों में पेरेंट्स के साथ बच्चों का फिर बर्ताव जो है पड़ता नहीं। तो कम से कम वो अल्कोहलिक व्यक्ति की पीड़ा समझ सकते, इसलिए हमने वो प्रोग्राम। साथ ही साथ जो हमारे वहां पे कुछ लड़कियां थी जो विद्यार्थिनी थी, तो कल जाके अगर वो उनको जोड़ीदार मिलता है, अगर वो अल्कोहलिक निकलता है तो उनकी जिंदगी में एक आशा हमेशा बनी रहे कि मैंने ये प्रोग्राम सुना था, तो ये प्रोग्राम उनको याद रहे कि वो अपने जो हस्बैंड है उसको ये प्रोग्राम में ला के बिठाए। तो ये ईश्वर का काम जो मुझे दिया, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ हमने आज वो जनजागरण सभा लिए, और जब हमने देखे तो काफी लड़कियां, लड़के भाव विभोर हो चुकी थी। तो ये जो इतना आध्यात्मिक कार्यक्रम जो देने का और लेने का जो सौभाग्य मुझे मिला, तो क्या ये मेरे जिंदगी में चमत्कार नहीं है? पता नहीं मित्रों, हम उसका काउंटिंग या ब्लेसिंग नहीं कर सकते कि हम कितनी जिंदगी बचा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो ये जो चमत्कार है मेरे जिंदगी में आज बना हुआ है, तो हमेशा मैं खुश रहने का कोशिश करता हूँ। मेरे परिवार की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मैं जिन जिन लोगों को से लिया हूँ वो देना जान चुका हूँ, मुझे देना जरूरी है। ये चमत्कार है, मैं अपनी इच्छा नहीं लगाता। जो भी सर्वोत्तम है वो सर्वोत्तम इच्छा, भगवान की जिसे बोलते हैं ना, वो भगवान की इच्छा चलने दो। ये मैं ऐसा सोचने लगा हूं, ये प्रतीत होने लगा, तो क्या ये चमत्कार नहीं है? तो ये सब चमत्कार मेरे जिंदगी में हुआ है, और जिस वजह से मेरी जिंदगी काफी खुशनुमा बनी हुई है। आज परिवार में किसी तरह का कला नहीं है। कभी कभी हमारे दोनों के बीच में मेरा बीबी जो है थोड़ा एग्रेसिव टाइप ऑफ नेचर है, जो नरियल बोलते हैं ना, नरियल के माफिक। हाँ, अंदर से कठोर, ऊपर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट। तो उसी प्रकार का उसका नेचर है। तो कभी आज अभी थोड़ा समझ में आता है, पहला नहीं समझता था, पहले लगता था ये गुस्सा करते, इसको पी के ही हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि इसको जवाब हम आसानी से ए में रह के हंसते हुए दे सकते हैं।
तो नोकझोंक होती रहती है, लेकिन मजा आता है। तो इस हिसाब से हमारी जिंदगी चलती रहती है। बेटी जो है, प्यारी सी बेटी है, अच्छी पढ़ाई में भी वो भी अच्छी होशियार है। कभी कभी मेरे क्लासेस में आके बैठती है। हाँ, सवेरे जब हमेशा उठती है तो मेरे पास आती। पहले बहुत दूर रहती थी। हाँ, बहुत गंदा बदबू आता है आपका। हाँ, मैं उसके पास में जाता था, प्यार करने के लिए तरसता था। वो पास नहीं आती थी, लेकिन जब मैं आज सोया रहता हूँ तो वो पास में आती है। मेरे दोनों गालों को पकड़ती है और बोलती है गालों को दबा के कि मेरे मेरे डोरीमन पप्पू। देखिए, अब मैं डोरीमन बन गया कैरेक्टर। कार्टून का जो कैरेक्टर होता है ना, एक डोरीमन पप्पू बन गया। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने, जो मरा हुआ इंसान था, जिसका कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा हुआ था, जो एक नासवंत था, जिसे दुनिया बेकार बेकार कह चुकी थी, ये किसी के काम नहीं आ सकता था, आज वही उमेश दुनिया के काम आ रहा है, अपने ग्रुप्स के काम आ रहा है, अपने परिवार के काम आ रहा है। और ये जब सब मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ ईश्वर कर रहा है। तो यही जिंदगी में मेरे एक चमत्कार है मित्रों। आप सभी ने सुना, बहुत पैशनली सुना। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बने रहिए कि मेरे जिंदगी में चमत्कार हुआ है, तो आपकी जिंदगी में, सभी की जिंदगी में चमत्कार हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ